सुप्रभातम। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं वह कक्षा 10 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 3 जल संसाधन का ये चौथा भाग है। इसमें आज आप सभी जल संरक्षण की आवश्यकता तथा जल संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भैया बहनों, जल की महत्ता और जल संरक्षण से संबंधित हमने चर्चा इसके पहले के वीडियो में किया है। जैसा कि आप उसको अपना रहे होंगे, आज जल संरक्षण से क्या तात्पर्य है, जल संरक्षण का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम जानेंगे। भैया बहनों, जैसा कि यहाँ लिखा है, जल संरक्षण से तात्पर्य जल संसाधन के समुचित एवं बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग से। जल संरक्षण से तात्पर्य जल संसाधन के समुचित एवं बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग से। अर्थात जल संरक्षण तभी होगा जब हम जल संसाधन का बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग करेंगे, उसको समुचित तरीके से उपयोग करेंगे, उसका दोहन करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। शोषण अर्थात अंधाधुंध उपयोग, किसी भी चीज का शोषण उसका अंधाधुंध आवश्यकता से अधिक उपयोग शोषण कहलाता है। दोहन अर्थात आवश्यकता के अनुरूप जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो वह दोहन कहलाता है, और वही बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग कहलाता है। समुचित यानी जितनी मात्रा हमको चाहिए अपनी आवश्यकता के लिए, जैसा कि समुचित शब्द है, बहुत व्यापक है, एक लाइन में ही बहुत व्यापक बात कही गई है। तो समुचित अर्थात जितनी उचित मात्रा में हमको आवश्यकता है उतने हम उपयोग करें, उतने हम खर्च करें। बुद्धिमत्तापूर्ण अर्थात जैसे हमने कपड़ा धुला तो कपड़े धुले तो उसके बाद जो कपड़े धुले जल का हम उपयोग हम सिंचाई के लिए, अपने सामने जो हमने छोटी मोटे पौधे लगाए हैं, गमलों में पौधे लगाए हैं, उनकी सिंचाई के लिए उस कपड़े धुले जल का उपयोग हम कर सकते हैं। उसको हम अनावश्यक नाली में बहा देते हैं। इसके अतिरिक्त हम उससे घर की साफ सफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बार एक ही जल से और अनेक बार उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, यही जल का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग है। और अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो एक ही जल अर्थात एक बाल्टी जल, एक मग्गा जल का हम उपयोग कई कार्यों के लिए कर सकते हैं, कई कामों में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यही क्या हो गया, जल का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग हो गया। अनावश्यक उसकी बर्बादी ना करें, जितनी आवश्यकता हो उचित मात्रा में उतने हम प्रयोग करें। पीने के लिए कई बार हम जल लेते हैं, हम बार बार इसको बता रहे हैं, पीने के लिए जल लेते हैं और पीने के लिए जब हम पीते हैं तो आधा गिलास रह जाता है गिलास में जो जल, उसको हम फेंक देते हैं। जग में जो जल छूट जाता है उसको हम फेंक देते हैं। तो ये क्या है, ये उसका अंधाधुंध उपयोग है, अर्थात शोषण है। तो किसी भी चीज का जब हम शोषण करने लगते हैं, आवश्यकता से अधिक उपयोग करने लगते हैं, तो वह हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाता है। यही कार्य हम कर रहे हैं प्रकृति के साथ और जल के साथ, जिसके कारण जल का संकट बना हुआ है। हम जल को प्रदूषित भी कर रहे हैं, अपने अंधाधुंध कार्यों के उपयोग के लिए जल को हम दूषित कर रहे हैं। यह दूषित जल हमारे पेयजल के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। तो इस प्रकार से जल संसाधन के समुचित और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से है। इसके बाद आता है जल संरक्षण की आवश्यकता। हम सभी जानते हैं जल के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना वनस्पतियां नहीं है, ये पृथ्वी हरी भरी नहीं दिखाई देती है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हरा भरा है, जो जिस पर जीवन पाया जाता है, जल के कारण ही संभव है। जल के बिना यह संभव नहीं था। तो इसके लिए भी, पृथ्वी को हरा बनाए रखने के लिए भी, पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता है। इसके साथ यहाँ बताया गया है पृथ्वी पर संपूर्ण जीव जगत को जीवित रखने, बहुत बड़ी बात कही गई है, बहुत बड़ी बात है। इसी एक लाइन में पृथ्वी पर संपूर्ण जीव जगत को जीवित रखने एवं समस्त प्राणी के रहने
ग्रीष्म, ऐसे ऋतुएं जो हैं इन सब के निर्माण के लिए आज के लिए जल संरक्षण की महती आवश्यकता है या जल का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। तो इन वाक्यों से आपको जल संरक्षण की आवश्यकता का महत्व ध्यान में आ जाता है कि जल हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए, पृथ्वी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए कैसा जल चाहिए हमको? हमको दूषित जल नहीं चाहिए, हमको शुद्ध जल चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी, चाहे वो वनस्पति जगत की हो, चाहे वो प्राणी जगत की हो, वह शुद्ध रूप से अपना जीवन यापन कर सके। हमें अपने लिए जल संरक्षण नहीं करना है, हमें आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए करना है। तो इसलिए अपने लिए तो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए तो करना ही है, क्योंकि जल का प्रदूषण इतना बढ़ गया है, पेयजल का इतना बड़ा संकट हो गया है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2003 में तैयार किया गया। मैं इसके पहले के वीडियो में भी बताया था, उसमें यह कहा गया था कि सन 2025 तक भारत में जल का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है। आज भी हम देखते हैं कि नल का पानी हमारे प्रदूषित हो गया है। हम जो जल पीने के काम में लाते हैं वह जल हम भूमिगत जल पीने के काम में लाते हैं, सिंचाई में भी लाते हैं। वर्षा तो कुछ दिन होती है, बार बार वर्षा नहीं होती है, लेकिन उसी वर्षा का जल जो छल करके जो नीचे भूमिगत हो जाता है, वही भूमिगत जल भविष्य में हमारे लिए संरक्षित रहता है और उसी का हम उपयोग करते हैं। तो उसी भी भूमिगत जल को हमको संरक्षित करना है। इसके लिए जल संरक्षण के उपाय आपको बताए गए हैं। पहला है भूजल प्रबंधन और दूसरा है भूजल संभरण अथवा पुनर्भरण। जल संरक्षण के ये दो उपाय हैं, इसमें हम सभी का योगदान होना चाहिए, सरकार का भी योगदान होना चाहिए। पूरे पृथ्वी की जनसंख्या इस कार्य के लिए लगी हुई है, फिर भी बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संकट, पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है। भूमिगत जल का अधिक दोहन हो रहा है, अधिक निकाला जा रहा है भूमिगत जल, और वर्षा एक निश्चित वर्षा की मात्रा है और कभी कभी वर्षा होती भी नहीं है, कभी अधिक होती है। तो जो अधिक होती है वो क्षण करके नीचे जाने की जो मात्रा है वो चाहे अधिक हो चाहे कम हो, वो उतने होती है। कम है तो नहीं के बराबर होती है, अधिक है तब भी उतने। बाकी जो जल होता है वो नदियों के माध्यम से और महासागरों में ढाल के रूप बह करके चला जाता है। तो हमारी मात्रा भूमिगत जल की सीमित है, इस नाते से जनसंख्या का भार उस पर अधिक है, इस नाते से उसका एक संकट उत्पन्न हो रहा है, उसकी कमी उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण पेयजल का संकट हमारे सामने और आने वाले पीढ़ियों के सामने खड़ा है। तो भूजल प्रबंधन, हम कैसे भूजल का प्रबंधन करेंगे, कैसे वर्षा के जल को हम एकत्रित करके और भूमिगत जल की मात्रा को हम बढ़ाएंगे। तो इसके लिए पहला काम हमें करना है कि विवेकपूर्ण तरीके से जल उपयोग, जो भूमिगत जल हमारे लिए संरक्षित है उसका हम विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें, बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करें, अनावश्यक उसका खर्च ना करें। ये पहली शर्त है। दूसरा है वर्षा जल का संचयन। वर्षा के जल का संचयन हम कैसे करेंगे? वर्षा के जल का संचयन करने के लिए प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो उसका प्रयोग करते थे अपने सामने, अपने दरवाजे के सामने, और प्रायः हर व्यक्ति के घर के सामने एक कुआं होता था। वो कुआं खुदवाया जाता था वर्षा के जल का संचयन करने के लिए और पानी पीने के लिए। दूसरा, हर व्यक्ति प्रायः एक पोखरा या एक तालाब खुदवाता था। वो किस लिए? वो अपने नाम के लिए नहीं, आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए जल का संरक्षण करने के लिए, ताकि जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी वो जल के संकट से न गुजरे, उसके लिए पर्याप्त जल उपलब्ध रहे। इस कारण से पुराने व्यक्ति अर्थात हमारे पूर्वज अपने अपने एक एक पोखरे, एक एक कुएं खुदवाते थे। वह प्रक्रिया अब बंद हो गई है। अब हम उन कुओं को ढक दिए हैं, उन पोखरों को पाट दिए हैं और उस पर निर्माण कार्य चला दिए हैं।
जिससे जल का संकट उत्पन्न हुआ है। जो वर्षा का जल है वो ढाल के अनुरूप बह जा रहा है, वो गड्ढों पोखरों में तालाबों में एकत्रित नहीं हो रहा है। जब वह एकत्रित होता था तब वह क्षण करके और भूमि के अंदर जाता था और वही जल हमारे कुओं में, हमारे नलकूपों में आता था और उसी से सिंचाई होती थी, उसी से पेयजल की पूर्ति होती थी। तो ये हमने खो दिया यह परंपरा। पहले पोखरों की पूजा होती थी, पोखरों की परिक्रमा होती थी, पोखरों का विवाह किया जाता था, कुओं का विवाह किया जाता था। ये किस लिए? इसे धर्म से जोड़ा जाता था, इसे अपने रीति नीति परंपरा से जोड़ा जाता था, जिससे उसका संरक्षण हो सके। हम सब इसको अंधविश्वास मान करके और उसको हम समाप्त कर दिए, वो परंपरा समाप्त कर दी, जिसके कारण जल का संकट है। तो इस प्रकार से वर्षा के जल का संचयन हमें करना होगा। वर्षा के जल का संचयन करने के लिए पुनः कुओं को खुदवाना होगा, तालाबों को खुदवाना होगा, पोखरों को खुदवाना होगा। दक्षिण भारत में, आपके भारत देश में ही जल का संकट पर्याप्त है। दक्षिण भारत में वहाँ भूमिगत जल, यहाँ तो हम और 30 फीट 40 फीट नीचे और जल प्राप्त कर लेते हैं, भले ही वह दूषित हो लेकिन मिल जाता है। लेकिन दक्षिण भारत के पठारी भागों में 200, 250, 300 फीट के नीचे जब खुदाई होती है, बोरिंग होती है, तब जाकर के जल मिलता है। और कितने मशक्कत से, कितने परिश्रम से उस कठोर चट्टान को छेद करके और जल निकाला जाता है। वहां के लोगों से पूछिए तो वहां क्या किए हैं लोग? वहां पर्याप्त मात्रा में तालाबों की खुदाई की गई, वहां तालाबों द्वारा सिंचाई होती है कृषि की। तालाबों में वर्षा के जल का संचयन किया जाता है, जिसके माध्यम से वहां सिंचाई होती है। वहां जाकर देखिए कर्नाटक, बेंगलोर में, मैं तो गया हूं, वहां देखा हूं, वहां पर कावेरी नदी से जल आता है। लोग अपने दरवाजों के सामने एक हौज, टैंक बनवाए हैं, उस टैंक में जल जाता है, भरा जाता है, टैंकर आता है और पानी वहां खरीदते हैं लोग और अपने दरवाजे के हौज में भराते हैं और फिर उससे मोटर द्वारा उस हौज से और जल टंकी में ऊपर जाता है और उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है। हर घर में फिल्टर मशीन है, फिल्टर किया जाता है, तब लोग पीते हैं। मैं वहां का जीवन देखा हूं, जाकर के देखा हूं, 1 महीने 2 महीने रहकर। तो इस प्रकार से जल की कठिनाई है, आज वहां है, कल हमारे यहाँ भी हो सकती है। इसलिए हमको जल का संरक्षण करना आवश्यक है। दूसरा है भूजल संभरण अथवा पुनर्भरण। भूजल संभरण अर्थात भूमिगत जल का संभरण, उसको पुनः उसकी पूर्ति। भूमिगत जल पर हम सभी डिपेंड हैं, तो भूमिगत जल की पुनः पूर्ति करना भूजल संभरण कहलाता है। और जब हम उसको खर्च करते हैं और पुनः उसकी पूर्ति करते हैं तो उसे हम पुनर्भरण कहते हैं। यानी एक बार नहीं उसको भरना, बार बार भरना, हर वर्षा में उसकी पूर्ति हो, ऐसा कोई उपाय करना, उसे भूजल संभरण अथवा पुनर्भरण कहते हैं। अर्थात भूमिगत जल के खर्च किए हुए भाग की पुनः पूर्ति करना उसे संभरण कहते हैं और उसे बार बार उसकी पूर्ति करना यानी बार बार संभरण करना उसे पुनर्भरण कहते हैं। तो यह पुनर्भरण और संभरण हम इसमें पहली शर्त है यही जो यहाँ था, विवेकपूर्ण तरीके से जल प्रयोग, विवेकपूर्ण तरीके से जल का दोहन, ये पहली शर्त है। बार बार इसी को आपको दोहराया जाता है। और क्यों दोहराया जाता है? क्योंकि इस काम को हम करें, आपकी किताबों में मिलेगा, इस कार्य को हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं इसकी शुरुआत हमें करनी होगी। दूसरा, वर्षा की पर्याप्त उपलब्धता। भूजल संभरण पुनर्भरण तभी होगा, कहीं हम ला करके अलग से पानी तो रखेंगे नहीं भूमिगत जल के लिए, सागरों से बाल्टी भर करके लाएंगे नहीं, तो क्या होता है, वर्षा जब होती है तो स्वतः ही और भूजल संभरण और पुनर्भरण का कार्य हो जाता है। जलचक्र जिसको हम कहते हैं, जलचक्र किसे कहते हैं? जलचक्र शब्द आया, उसको भी जान लीजिए। जलचक्र अर्थात सागरों, नदियों, तालाबों के जल का वाष्पीकृत होकर बादल बनकर पुनः स्थल भाग पर और वर्षा के माध्यम से गिरना अर्थात संघनित होना, उसे
ये क्रिया बार बार ऐसे चलती रहती है इस प्रकृति में, इसी को जल चक्र कहते हैं, जल का चक्र कहते हैं, क्योंकि यह क्रिया बंद नहीं होती। जल का वाष्पन होता है, चाहे वह तालाबों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, सागरों के माध्यम से, या पहाड़ों पर जो बर्फ जमा है उसके माध्यम से। सूर्याताप द्वारा जल का वाष्पन होता है, वाष्पन के पश्चात जल का संघनन होता है। तो ये वाष्पन और संघनन जल का यही क्या है, जल चक्र। जिन नदियों तालाबों से जल वाष्पन हुआ उन्हीं नदियों तालाबों में पुनः जल और संघनन के माध्यम से, चाहे वो उसकी बूंदों के माध्यम से, चाहे तुषार के माध्यम से, चाहे कोहरे के माध्यम से, चाहे वर्षा के माध्यम से, चाहे बर्फबारी के माध्यम से, चाहे ओले के माध्यम से, ये सभी संघनन के घटक हैं। ये संघनन के माध्यम से आपको जल पुनः मिल जाता है और फिर पुनः वही जल वाष्पन हो जाता है। तो ये क्रिया चलती रहती है, इसी को जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र के द्वारा वर्षा की पर्याप्त उपलब्धता के द्वारा और जल का संभरण और पुनर्भरण होता है। तो आज के वीडियो में आपको जल संरक्षण की आवश्यकता, जल संरक्षण के उपाय के बारे में हमने बताने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें जो बिंदु आपको नहीं समझ में आया होगा अथवा जिस बिंदु पर और अधिक जानना चाहते हैं उस टॉपिक को आप कमेंट के द्वारा लिखिएगा। मैं अगले के वीडियो में या इसके अगले वीडियो में उसको बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।